लास्ट क्लास हम लोग सीपीयू ये basically whatever discussion occur till previous lecture, so we discuss about the CPU and its component, and actually microprocessor is the actual you can say architecture which works for the CPU के लिए जो work करता है, तो microprocessor is the actual component, ठीक है ना. We just discuss the CPU as an organization और CPU का various component जो उस CPU को वेरियस फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लाइक योर कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर यानी रजिस्टर्स एंड द कंट्रोल यूनिट एंड द रजिस्टर्स एज वेल एज देयर इज ए ALU सेक्शन. एंड ALU के अलावा हम लोग वहां पर मैथ को प्रोसेसर यूज करते हैं, जिस मैथ को प्रोसेसर को के थ्रू हम ALU पार्ट में जो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं. यानी फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द ALU सेक्शन, so that support we will get from that math coprocessor and which is also known as floating point unit. So nowadays in each and every devices we need a microprocessor, ठीक है ना. तो माइक्रोप्रोसेसर को जब हम बात करेंगे तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप which function as a CPU, यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. बिकॉज आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं उसको प्रोसेस कराने के लिए, उस डिवाइस को प्रोसेस कराने के लिए यू हैव ए सॉफ्टवेयर, दैट इज द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर. तो योर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एनालाइज दैट सॉफ्टवेयर टू रिकॉग्नाइज दैट डिवाइस. जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे अंडर डिवाइस मैनेजमेंट एज ए कॉम्पोनेंट, ठीक है ना, वेरियस कंपोनेंट ऑफ OS पढ़े होंगे. तो अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज ए डिवाइस मैनेजमेंट कंपोनेंट एंड दैट डिवाइस मैनेजमेंट कंपोनेंट के बेसिस पर हमारा उस डिवाइस का ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज द रिकॉग्निशन ऑफ दैट डिवाइस टू द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसी भी डिवाइस को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज उसके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है. तो व्हेनेवर यू आर इंस्टॉलिंग एनी डिवाइस, at that moment the device driver software is running onto the system and your OS is recognizing that device driver software. तो आपका जो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर OS उसको रिकॉग्नाइज करता है और इन फ्यूचर कभी भी उस डिवाइस से किसी भी तरह का अगर जॉब या सर्विसेज अवेल करना होता है तो उस डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसके डिवाइस का एड्रेस रिकॉग्नाइज करता है और उस एड्रेस पर, जैसे आप अगर 3 प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो 3 प्रिंटर में से जिस प्रिंटर को आप कमांड देंगे उसी प्रिंटर को आपका प्रिंट कमांड जाएगा, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि आप 3 प्रिंटर अटैच किए हुए हैं तो किसी भी प्रिंटर पर देंगे तो वो किसी भी प्रिंटर के अलावा कोई दूसरे प्रिंटर पर चला जाएगा, ठीक है ना. जैसे अभी हम किसी को कॉल करते हैं, व्हाट इज योर नेम? हाँ भी कोई बोल रहा है जी, अंशु कुमार. बैठ जाओ. तो अब अंशु कुमार को रेज किया क्वेश्चन, तो अंशु कुमार से हमारा जो है सोल्यूशन निकला. एंड व्हाट इज योर नेम? सिकंदर कुमार से जब पूछे तो सिकंदर कुमार जवाब दिए. इसका मतलब है कि जिस डिवाइस जो भी इस क्लासरूम में स्टूडेंट हैं वो या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जिस स्टूडेंट को बाय नेम या बाय आईडी कॉल किया जाएगा वो रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड उनका होगा उसी के हिसाब से. तो आपका डिवाइस में भी जो आपके सिस्टम में भी जो डिवाइस कनेक्टेड है उस डिवाइस का प्रॉपर रिकॉग्निशन हो, प्रॉपर रिस्पॉन्स वो डिवाइस करे. तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कैसे करेगा? जैसे अभी बोले हम सिकंदर व्हाट इज योर आईडी, ठीक है ना, एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी, हम नोटिफाई किए कि आप अपना आईडी बताओ. तो अब यहाँ पर क्या है कि ये नोटिफिकेशन सिकंदर को जैसे ही हम बाय नेम कॉल किए तो ये नोटिफिकेशन उसके पास गया और सिकंदर के अलावा कोई दूसरा सिकंदर नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, जिसका नाम है वही. इसमें से सिकंदर कौन है तो जो सिकंदर होगा वही बताएगा, ठीक है ना. दूसरा कोई सिकंदर खड़ा नहीं होगा कि हम सिकंदर हैं. दैट मीन्स why I discuss this thing because कि whatever device you have, the device details are available, यानी with the OS के साथ accountability of device is available. तो आपका जो डिवाइस है उसका accountability OS के पास है, तो जब भी उस डिवाइस से काम होगा उसको नॉक करेगा, ठीक है ना.
तो अभी यहाँ पर क्या है कि आजकल जो रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में जो हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक योर कंप्यूटर, प्रिंटर्स, वॉशिंग मशीन्स, मोबाइल फोन्स, फैक्स, फोटोकॉपियर्स, जो जेरेक्स मशीन है, एवरीवेयर रडार, सैटेलाइट्स और फ्लाइट्स, वहाँ तो एप्लीकेशंस यूज होते हैं, ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम्स। तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट यूजेस सर्टेन माइक्रो प्रोसेसर इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरह से वहाँ माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। अब उसका कैटेगराइजेशन, अब बेसिकली जैसे हम लोग बताते हैं कि हार्ड डिस्क में आपका स्टोर्ड प्रोग्राम होता है और जब भी उसको यूज करना होता है उस हार्ड डिस्क से उसको रिलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ALU में कोई फंक्शनिंग करेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो वहां भी प्रोग्राम स्टोर करते हैं, आप भी अपने सिस्टम में प्रोग्राम को पहले स्टोर करते हैं। स्टोर कैसे करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर उस प्रोग्राम को आप एक्सेस करते हैं। तो जब एक्सेस करते हैं तब आपको इस प्रोसेसर का जरूरत होता है, क्योंकि आपका 3 सेगमेंट है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो IPO का जो सेगमेंट है, उस IPO में P का वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रोसेसर आपका जो है वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर आपका आउटकम भी इफेक्टिव होता है। कभी क्या है, स्लो प्रोसेसर पर आप कोई काम कर रहे हैं डिवाइस पर, तो जो काम आपको जो 15 मिनट में होने वाला है वो हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा में हो जाए। जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, ट्रांसफरिंग डेटा ट्रांसफरिंग रेट के हिसाब से कोई पेन ड्राइव में फास्ट हो जाता है, किसी में स्लो होता है। तो whenever you are going to purchase any pen drive, you are not considering about the data transfer rate, you are just considering the storage capacity, but you have to consider that data transfer rate also, in which manner the data is transferred by using this device। तो आप बोलेंगे कि ये पेन ड्राइव लगाए तो फास्ट ट्रांसफर हो गया डेटा, अभी दूसरा पेन ड्राइव लगाए HP का लगाए, इसमें बहुत स्लो हो रहा है। तो अब ये जो फीचर है, स्लो हो रहा है, तो स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर रेट उस पर जो है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर भी इस कंसेप्ट में भी क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का जरूरत होता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर के प्रिंटर में भी है, आपके सिस्टम में भी है, ठीक है ना। जो रिमोट सेशन आप सेंसर से जो यूज करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम, जहां भी रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हैं, वहां पर आपका ये माइक्रो प्रोसेसर एज ए चिप्स यूज होता है, जो प्रोसेसिंग को एक्सेलरेट करता है। तो दीज आर द वेरियस डिवाइसेस, और इसके अलावा भी बहुत सारा डिवाइसेस है जहां पर आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि माइक्रो प्रोसेसर का कैटेगराइजेशन क्या होगा। तो कैटेगराइजेशन इसमें भी हम लोग शेयर किए, तो PDF, हाँ कौन, हाँ, यूज एज ए CPU कहने का मतलब है कि CPU का वर्क क्या है, प्रोसेसिंग करना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एज ए CPU ही काम करता है। एज ए CPU इसलिए कहा गया है, CPU एक बॉडी नेम, नेम ऑफ द बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशनल नेम है। CPU कोई कंपोनेंट नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर को आप बोल सकते हैं कि i3 है, i5 है। तो i3, i5 दिस इज द मॉडल और वर्जन नेम, ठीक है ना। 10th जनरेशन, 11th जनरेशन आप बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअल कंपोनेंट है, ये एक्चुअल इसका आर्किटेक्चर है, इसका रजिस्टर सेट है। CPU जो हम लोग डिस्कस किए, CPU इज द बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो CPU कॉमन आपका नेम है जो प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो कंप्लीट एकम्प्लिश करता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली वो CPU के जैसा काम करता है, और वो वेरी करता है आपका प्रोसेसर, मतलब सिस्टम टू सिस्टम। यानी कि एक ही i3 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, प्रोसेसिंग स्पीड होगा, i5 का डिफर होगा, i7 का डिफर होगा, i9 का उससे डिफर होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो मॉडल आप देख रहे हैं, तो डिफरेंट मॉडल में आपका क्या है, प्रोसेसर, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। तो जो आप रजिस्टर्स पढ़े CPU में, वो रजिस्टर भी वैरी करेगा। आप जो पढ़ेंगे आगे जाके, हम लोग एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे। जैसे अभी एड्रेसिंग मोड हम लोग जो रेगुलर लाइफ में भी एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा को हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, व्हाई यू आर मेकिंग शॉर्टकट, व्हाई यू आर पिन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन अ टास्क बार, जस्ट टू फ्रीक्वेंट एक्सेसिंग। अगर आप टास्क बार में उसको पिन नहीं करेंगे या शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, स्टिल दैट एप्लीकेशन वर्क। But what is the benefit to pin the particular application in taskbar? You can frequently access that. So that is the addressing modes. You just want to change the addressing mode to access the particular application. ठीक है। अभी जैसे आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में हम अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोले कि
खड़े हो जाओ, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग हुआ। लेकिन किसी स्टूडेंट को हम अगर बोले कि पर्टिकुलर दूसरे स्टूडेंट को खड़े होने के लिए बोलो, तो ये क्या हुआ, हम डायरेक्ट उस स्टूडेंट को खड़ा नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मैसेज पासिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, दोनों में एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा ना। रिस्पांस उसको खड़ा होने के लिए हम डायरेक्ट बोलते तो इमीडिएटली रिस्पांस होता, लेकिन अब पहले हमारा मैसेज एक एंड पे गया, फिर वो मैसेज दूसरे एंड पर जाएगा। हो सकता है कि जिसको आपको स्टैंड अप कराना है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप भी किसी तीसरे को बोल दिए, ठीक है ना। तो अब ये इतना चैनल के बाद जाके हमको फाइनल सोल्यूशन निकलेगा कि वो स्टूडेंट जिसको हमको क्वेरी करना था वो तब जाके खड़ा हुआ। और अभी हम क्या किए, डायरेक्टली बोल दिए कि सिकंदर खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाएगा स्टैंड अप, तो रिस्पॉन्ड तुरंत करेगा क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहे हैं। तो दो मोड ऑफ एड्रेसिंग भी आपका भी सिस्टम में, व्हेनेवर यू आर एक्सेसिंग एनी एप्लीकेशन यू आर आल्सो थिंकिंग अबाउट दैट मोड ऑफ एड्रेसिंग, बिकॉज आप ऐसा सारे प्रोग्राम के साथ नहीं करते हैं। आपके सिस्टम बहुत सारा स्टोर्ड प्रोग्राम है, लेकिन जिस प्रोग्राम को आप फ्रीक्वेंट एक्सेस करना चाहते हैं उसको आप पिन करना चाहते हैं। जैसे अभी भी हम यहाँ पर नीचे में देखें बहुत सारा पिन किया हुआ है, तो जो ज्यादा पिन किया हुआ है, जैसे वर्ड का एक्सेशन हो रहा है, सर्च ब्राउजर का यूज हो रहा है, ठीक है, विजुअल VS कोड का यूज हो रहा है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आपका जूम है, ठीक है ना। कुछ चीज यहाँ पर ओपन हुआ है, पिन नहीं है, तो स्निपिंग टूल है या और उस तरह का, ये सारे जो है फ्रीक्वेंटली हम यूज करना चाहते हैं, यानी जब हमको जरूरत हो तो वो चीज हमको खोजना नहीं पड़े, इमीडिएटली उसको हम क्लिक करके ओपन कर लें। तो दैट इज द पर्टिकुलर, दैट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जॉब में जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एलोकेट, जैसे आपको क्यू बेसिक यूज करना है तो आप क्यू बेसिक का जो इंटरप्रेटर है उसको पिन कर सकते हैं, यानी कि आपको क्यू बेसिक को डेस्कटॉप पर भी हो सकता है बहुत सारा फाइल और आइकन हो जाए, तो फिर उसको सर्च करने में समय लगेगा आपको, या क्लिक करके या फिर आप कैरेक्टर टाइप करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर, it will take some time, so you just want to pin it into the taskbar, and whenever you have to access that QBasic, then you just click on that taskbar and that particular application is open for you for access point to। तो जैसे ही एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां क्लिक होगा, हो जाएगा। तो that is the direct mode of addressing। लेकिन उसी चीज को आप प्रोग्राम फाइल्स में जाकर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में, ऑल प्रोग्राम्स में जाकर भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इट विल टेक सम टाइम। एक मिनट, हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे, कुछ डाउट है तुमको, बोलो। एम्बेडेड सिस्टम वो फिर एडिशनल एक टॉपिक है, ठीक है ना। एम्बेडेड सिस्टम, अभी आप इतना समझिए कि एम्बेड करने का मतलब क्या होता है। हाँ, जब एग्जिस्टिंग चीज पर आप कुछ भी अगर एम्बेड कर रहे हैं, जैसे आप कोई अगर इस पर्टिकुलर फाइल है उसमें कोई फाइल इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एम्बेडेड। तो टेक्नोलॉजी का भी एम्बेडिंग होता है, एम्बेडेड सिस्टम, जैसे सी बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम, सी को यूज करके, C++ जो भी है। तो यहाँ पर जैसे आप कोई क्लिप इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एम्बेडिंग, ठीक है ना। एक्सेल का कोई सीट वर्ड में इम्बेड कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कोई ग्राफ इम्बेड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एम्बेडिंग ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सर्टेन टूल्स और जो भी आप बोलते हैं। तो अभी एम्बेडेड सिस्टम को एज ए सेंसर और रिमोट सिस्टम वो एडिशनल पार्ट है, ठीक है ना, कि आप जब से रोबोटिक यूज कर रहे हैं या कोई रिमोट कंट्रोल यूज कर रहे हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन द एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है ना। तो when you discuss C language, then you will have an idea about the embedded system। अभी इतना ही समझना है कि एम्बेड किया जाएगा, एग्जिस्टिंग को हम दूसरे फीचर्स को उसमें एडअप करना, एडहेयर करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड। तो जितना भी चीज सीपीयू में हम लोग डिस्कस किए वो सारे कंपोनेंट हमारे वो माइक्रो प्रोसेसर में एग्जिस्ट करेंगे। तो जब आप i3 की बात करेंगे तो i3 एज ए माइक्रो प्रोसेसर बात करेंगे, तो i3 इज द मॉडल और वर्जन नेम। जैसे आप इंटेल, पहले इंटेल जो कॉर्पोरेशन था
वो इंटेल के को ऐड करता था अपने नाम के साथ, इंटेल कोर टू डुओ, ठीक है ना। तो इंटेल कोर, इंटेल, अब उसके बाद इंटेल जो है वो i3 i5 नेमिंग कन्वेंशन को चेंज कर दिया। उसके पहले पेंटियम 1, 2, 3 सीरीज था। उसके पहले न्यूमेरिक फॉर्म में था। न्यूमेरिक फॉर्म में आपका था 808, 186, 286, 386, 486, 586 से पेंटियम नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ, जिसको हम लोग इवोल्यूशन में देखेंगे, ठीक है ना। वी जस्ट डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आफ्टर डिस्कशन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वी डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन, जिसमें हम लोग एक कैटेगराइजेशन के बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। वो कैटेगराइजेशन क्या होगा वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। कैटेगराइजेशन जो माइक्रो प्रोसेसर का वो 3 पॉइंट से होता है, ठीक है ना। तो वो आप अगर स्लाइड देखे होंगे, पीडीएफ फाइल पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको दिखा होगा। हाँ, तो कैटेगराइजेशन उसमें आप कोई पढ़े हैं, कोई बता सकते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? उस पीडीएफ में आप पढ़े होंगे, माइक्रो म्यू पी लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो कैटेगराइजेशन किस किस पॉइंट से व्यू से किया गया उसमें पढ़े हैं? पीडीएफ नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो फंडामेंटल में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन फंडामेंटल में कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर नहीं पढ़ेंगे। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको पूरा लिख देते हैं। तो फंडामेंटल में जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे, तो वहां पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर पढ़े होंगे। वहां पर डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड भी पढ़े होंगे। तो साइज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़े हैं? मिनी, माइक्रो, हाँ। तो उस चीज को हम लोग आगे यहाँ पढ़ेंगे। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और ये सुपर कंप्यूटर जो है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर काम करता है। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो है सबसे फास्ट सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो 0 ऑपरेंड पर काम करता है, ठीक है ना। ये जो आपका करंट ऑपरेशन, क्योंकि स्पेसिफिक टास्क के लिए वो काम होता है, यानी जो कंप्यूटर स्पेसिफिक वर्क स्टेशन आप बनाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो जो कंप्यूटर का स्पेसिफिक रीजन के लिए डिजाइन किया गया है, उसके लिए एडिशनल कोई आपको ऑपरेंड लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई डिफरेंट रिसोर्सेज से आपका डेटा एक ही तरह का डेटा आता है, ठीक है। डिफरेंट मिक्स्ड डेटा नहीं आता है। जैसे आप अभी जो एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने सिस्टम पर, वो आपका जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टास्क को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई उस तरह का कंप्यूटर दे दिया जाए जो केवल स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करता हो, तो वो कंप्यूटर आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि यू वांट टू परफॉर्म सेवरल एप्लीकेशन, यू वांट टू एग्जीक्यूट सेवरल एप्लीकेशन ऑन दैट सिस्टम। तो योर सिस्टम मस्ट बी इफिशिएंट फॉर दैट रीजन। उस रीजन के लिए इफिशिएंट होना चाहिए, इफिशिएंटली वर्क करना चाहिए, तभी आप उसको सपोर्ट करेंगे और उसको जो है परचेज करेंगे। अदरवाइज आपको बोल दिया जाए कि इसमें केवल टैली यूज होगा, तो टैली, या बोल दिया जाए केवल C++ का प्रोग्रामिंग होगा और कोई प्रोग्रामिंग इसमें नहीं होगा, तो फॉर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर नॉट गोइंग टू परचेज एनी लैपटॉप और सिस्टम। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिस्कशन ऑफ दिस कैटेगराइजेशन? तो कैटेगराइजेशन जो है वो 3 कैटेगरी से हुआ, जो आप जैसे सबसे पहला चीज था साइज या स्पेसिफिकेशन। अगर आप पीडीएफ पढ़ते तो आपको मिलता। तो साइज या स्पेसिफिकेशन में बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर। तो अभी भी आप कंप्यूटर परचेज करने जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 64 बिट कंप्यूटर लेना चाहते हैं, 128 बिट कंप्यूटर लेना चाहते हैं, 256 कमिंग फ्यूचर में, तो कितने बिट का आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं। तो एक्चुअली साइज और स्पेसिफिकेशन इज व्हाट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ word length, that means gives you the size of the computer, यानी कि साइज कितने साइज का वो डेटा एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे आप कैलकुलेटर लेते हैं 8 डिजिट, 12 डिजिट, 24 डिजिट, ठीक है, लेते हैं ना कैलकुलेटर, दैट मीन्स मैक्सिमम 24 डिजिट तक का कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे। 24 से ज्यादा डिजिट होगा तब एरर आएगा, तो आपको फिर 24 डिजिट से बड़ा का सोचना होगा।
तो साइज और स्पेसिफिकेशन एक बेसिस है। जैसे आप वहां पर मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पढ़े, तो यहाँ पर भी माइक्रो प्रोसेसर का भी साइज और स्पेसिफिकेशन एक बेसिस है, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी डिस्कस अबाउट द बिट ओरिएंटेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो वी डिस्कस 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पढ़ेंगे वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ही है। हाँ, जो भी आपका है सिलेबस में 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ही पढ़ना है 8086। उसी का जो है नेक्स्ट जनरेशन i3 i5 जो आप पढ़ रहे हैं, उसके आप हो सकते हैं वो पूर्वज लोग हैं, ठीक है ना। तो उसका पूर्वज आपका प्रीवियस जनरेशन है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। ये जो बिट ओरिएंटेशन होता है, वर्ड लेंथ, ये कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्पेसिफिकेशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि 32 बिट कंप्यूटर लेना है हमको, तो वो गलत बोलेगा। वो बता रहा है, सही बता रहा है। अब बोलेंगे नहीं i3 या i5 बताइए, तो i3 i5 उसका मॉडल नेम है, लेकिन वो कितने बिट को सपोर्ट करता है, वो साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस माइक्रो प्रोसेसर का कैटेगराइजेशन होगा। दूसरा कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी हम बताए, कंप्यूटर प्रिंटर्स में भी यूज होता है, फैक्स में भी यूज होता है, मोबाइल में भी यूज होता है, स्मार्टफोन सब जगह यूज होता है। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर जो है वो 3 कैटेगरी में माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर आप नाम सुनेंगे। माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो अ माइक्रो प्रोसेसर which works or execute a same type of task। यानी कि अगर सिंगल टास्क अगर हम बोले एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस माइक्रो प्रोसेसर को हम माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हैं। तो ये जितने मोबाइल मोबाइल बोल रहे हैं, आपका जो ये प्रिंटर है, या आपका जो फैक्स है, या जो आपका वॉशिंग मशीन, क्या कहते हैं, एसी, जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम एज ए रिमोट कंट्रोल आप यूज करते हैं, तो वहां पर ये माइक्रो कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट है। यानी कि वो जो चिप है या माइक्रो प्रोसेसर है, उसका नेमिंग कन्वेंशन एज ए माइक्रो कंट्रोलर कर दिया गया। बट दैट माइक्रो कंट्रोलर इज ऑल्सो अ माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज ऑल्सो अ माइक्रो प्रोसेसर, बट a special name given to that microprocessor in the form of micro controller. And the second one is the special purpose processor, ठीक है। and there is a general purpose processor also। अब ये जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर जो है, वो जो तीसरा कैटेगरी है, उसके बेसिस पर आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। तीसरा कैटेगरी क्या है, हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो हार्डवेयर और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वी डिस्कस अबाउट द सिस्क, रिस्क, VLIW, सुपर स्केलर प्रोसेसर, ठीक है। अब ये सिस्क क्या है, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दैट इज द जनरल पर्पस प्रोसेसर। तो सिस्क इज योर जनरल पर्पस प्रोसेसर, रिस्क इज बेसिकली यूज एज ए स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, ठीक है ना। हाँ, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, बट नाउ दे वी हैव इपिक ऑल्सो, ठीक है ना। इपिक का मतलब हुआ एक्सप्लिसिट पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो नाउ डे जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं या जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें सिस्क के साथ रिस्क भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। रिस्क इज यूज टू राइट अप द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। फॉर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस देयर इज ए इंक्लूजन ऑफ रिस्क अलोंग विद द सिस्क। तो सिस्क का मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इंटेल, जिस इंटेल कंपनी को हम लोग को डिस्कस करना है, इंटेल कंपनी का प्रोडक्ट, कोई बता सकते हैं इंटेल का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, यस, सही। इंटेल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे इसका जो है, इसके पीछे भी कुछ कहानी है। ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसके पहले इसमें 3 लोग जो मिलकर ज्वाइंट इन्वेंचर किए, और 3 लोग जो है सेमीकंडक्टर कंपनी, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे। तो वो एक बार में तीनों लोग वहां से रिजाइन किए और एक अपना नया कंपनी खोले। हाँ, और जिसको उन्होंने नाम दिया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स।
लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा नाम था, तो इसको शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटेल शॉर्ट में कर दिया गया, और जिसको अभी हम लोग इंटेल से जानते हैं, पॉपुलर है। तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ 3 पर्सन, ठीक है ना। यू कैन से रिजाइन फ्रॉम द पर्टिकुलर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी, जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी थी, और वहां से ये जो है नए कंपनी का जो है प्लेस आउट किए, और इनको कुछ समय लगा, 8-10 साल लग गया था इनको पॉपुलर होने के लिए। और पॉपुलर कब हुए थे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटेल 8088 और 8086। तो 86 ने बनाया जब 16 बिट, क्योंकि ये 4 बिट का भी कंप्यूटर बनाए, 8 बिट का भी बनाया, 16 बिट का भी बनाए, लेकिन जब 8086 बनाया 16 बिट का, तो ये थोड़ा सा कॉस्टलियर बना दिए। तो जैसे कोई कॉस्टली सामान आप बाजार से पहले बार्गेनिंग करते हैं, सस्ता जहां मिल जाए, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर वो सस्ता और रिबेट वाला चीज लेते हैं, तो ये इतना रेट इनका ज्यादा था कि ये पॉपुलर नहीं हो पाया। पॉपुलर कब होता है, जब इसका ज्यादा सर्कुलेशन होता है। तो 8086 का सर्कुलेशन मतलब जितना इफेक्टिवली होना चाहिए था, हुआ नहीं। तो अब क्या है कि ये अगर मान लेते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपीज का निकालते हैं, तो इमीडिएटली उसी प्रोडक्ट को आप कम दाम करके अगर निकालेंगे, तो आपके प्रोडक्ट के इफिशियंसी पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो इसलिए 8088 का भी जो उत्पत्ति हुआ, वो 8086 के बेसिस पर ही हुआ। और इसलिए हुआ, केवल टेक्निकल नहीं, टेक्निकली दोनों सेम था, ये लॉजिकल रीजन से किया गया। लॉजिकल रीजन इसके पीछे ये था कि हम नाम बदल कर दाम कम कर देंगे, ठीक है। तो नाम बदल दिया गया, 8088 का नाम बदल दिया गया 8086 का, लेकिन सारे फीचर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे 8088 का जो फीचर्स था, वो इंटायर फीचर्स 8086 का ही अडॉप्ट किया गया था। तो अब यहाँ पर जब IBM ने इंटेल से बात की, क्योंकि IBM बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी है, तो IBM के चलते ही इंटेल को आप और हम आज जान रहे हैं, ठीक है ना। IBM ने इसको अडॉप्ट किया। IBM ने अडॉप्ट किया तो उसने क्वेश्चन किया कि व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086 एंड 808 बोथ आर सेम, why you initiate 8088, why you do not continue with the 8086? The reason behind that कि 8086 is not circulated in a proper manner, and we are not in a position to reduce the price of that particular processor. So we have only option to change the name of the model and place it into a market in the new price. That is the less than the previous one. तो प्राइस आपका जो 8086 से कम था, इसलिए बोलते हैं कि 8088 is the cheapest version of 8086. It is also known as cheapest version of 8086 is what? 8088. अब ये ट्रेडिशन आगे भी चलाइए, जब 8086 से 186 बनाए, तो 186 में भी इसका चीपेस्ट वर्जन 188 निकाल दिए कि कहीं नहीं चला तो 188 में चलेगा, ठीक है ना। तो चीपेस्ट वर्जन का ये ट्रेडिशन ये आगे का भी बनाए थे। तो IBM को ये बोले कि 8086 आप परचेज कर लो, तो IBM ने कहा नहीं, 8088 हम लेंगे, ठीक है ना। वो इसलिए बोला कि 8088 तो तुम्हारा सर्कुलेट हो ही जाएगा, और इसको मैं लूंगा तो ये तुम्हारा एक नाम होगा कि 8088 मैं ले रहा हूँ, और 8086 तो मैं ले लूंगा क्योंकि एज ए कंपनी है, मैं उसको लूंगा। लेकिन 8086 अगर लूंगा तो तुम्हारा पॉपुलरिटी जो है वो नहीं होगा, वो होगा कि भाई दाम ज्यादा वाला कंपनी लिया है, कम दाम वाला ठीक नहीं। तो टेक्निकली लॉजिकली 8088 को अडॉप्ट किया, कम पैसा कम दाम वाला, और 8086 भी लिया, लेकिन इसके बाद से लोग इसको जानने लगे। 8086 8088 के बाद इंटेल को आप और हम आज तक जान रहे हैं, और अभी भी अगर AMD और बहुत सारा अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर को सिलेक्ट करना हो तो AMD के जगह हम इंटेल को प्रीफर कर लेते हैं। दैट इज द रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड जो होता है कस्टमर टू कस्टमर। तो हम अगर दूसरे कस्टमर को जनरेट करेंगे एज ए बीइंग ए कस्टमर, तो वी जस्ट प्रमोट द पर्टिकुलर इंटेल कंपेयर टू अदर कंपनी, बिकॉज वी आर द यूजर एंड वी आर नॉट we do not have any problem with that particular microprocessor. तो जिसका हम यूज किए प्रैक्टिकली उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसको यूज नहीं किया वो अच्छा भी होगा, बट हमने यूज नहीं किया तो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको यूज करके एक बार देखना होगा, तभी आप दूसरे को प्रमोट कर उस प्रोडक्ट को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हॉर्लिक्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हॉर्लिक्स का कोई हॉर्लिक्स नंबर 2 आ गया
तो उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्मिथ क्लाइन बीचेम का वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया। तो आपके घर में भी हुआ, आपके पहले जो जनरेशन था वो भी उसको यूज किए हैं, तो अब आप बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सही है। लेकिन जैसे ही उसका पार्ट 2 कोई आ जाएगा कंपनी मार्केट में, तब उसका इफिकेसी पहले चेकआउट करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, इससे कोई बीमारी तो नहीं हुआ पीने के बाद, या किसी तरह का कोई रोग से ग्रसित तो नहीं हो गए, तब जाके आप उसको प्रमोट करने के स्थिति में होंगे। तो ये आपका 3 कैटेगरी जो है सब पुराना ही है। लेकिन अभी क्या है कि लिनक्स अभी देखिए, अभी क्या है कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर फॉस है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, स्टिल आप उसको पॉपुलर बनाए नहीं बनाए, और जिसका पेमेंट आपको, जिसका पैसा देना पड़ता है, ज्यादा कॉस्टलियर है, उसका आप उसको पॉपुलर बनाए हैं। जैसे एग्जांपल ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस को कितना लोग जानते हैं? लिब्रा ऑफिस, राइटर, कैल्सी, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। बट एमएस ऑफिस सब जानते हैं, ये पेड वर्जन है। एमएस ऑफिस को सब जानते हैं क्योंकि एमएस ऑफिस यूजर फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली आप और हम बना दिए। अगर आप कैल्सी में काम करेंगे तो वो भी कम यूजर फ्रेंडली नहीं है। दूसरा आप जानते हैं, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका पेड वर्जन है, ठीक है। लिनक्स, ये आपका फ्री सोर्स है। लिनक्स क्लाइंट वर्जन, सर्वर के लिए फिर आपको पे करना पड़ता है, बट क्लाइंट, यू आर यूजिंग द क्लाइंट ओएस। तो विंडोज का भी आप सर्वर ओएस तो यूज करते नहीं है, यू आर यूजिंग द क्लाइंट ओएस, तो क्लाइंट ओएस के लिए पे करना पड़ता है। अब ये अलग बात है, क्रैक या जो भी आप यूज करते हैं उसके लिए लेस पे करके आप काम करते हैं, but you cannot avail the entire features of that operating system if you do not have a proper license of that particular product. But Linux का वो सारा फीचर्स आप यूज कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो Linux स्टिल नॉट अ पॉपुलर, सेफ है, सिक्योर भी है, ठीक है ना। इसमें वायरस का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इसका जो है आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रांग है। स्टिल Linux इज नॉट पॉपुलर, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए बहुत सारा चीज है जो आपके पॉपुलैरिटी जो है वो डिपेंड करता है कि उसका सर्कुलेशन सही समय पर कितना रेशियो में हुआ, ठीक है ना। जैसे गूगल को बोल देते हैं, गूगल का मैक्सिमम यूजर है, लेकिन क्या गूगल प्लस इफेक्टिव है जितना फेसबुक है? फेसबुक तो फिर भी गूगल के बाद आया है, तो फेसबुक ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसके पहले ऑर्कुट था, ऑर्कुट को कितने लोग जानते हैं? नाम भी नहीं सुने होंगे आप लोग, बहुत लोग नाम सुने हैं, लेकिन अब कितने लोग उसको यूजर, वो भी किसी का अकाउंट होगा जब जो एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये गूगल प्लस या जो भी है, हैंगआउट, ये सारे जो आपके एप्लीकेशंस हैं, ये सही समय पर जो यूटिलाइजेशन करना चाहिए नहीं कर पाए। फेसबुक ने कर लिया, तो फेसबुक ने कर लिया। व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसके पहले हाइक, वाइबर, टेलीग्राम, बहुत सारा है। टेलीग्राम इज योर इंडियन, ठीक है, इंडियन एप्स, इंडियन आपका जो है वो एप्लीकेशन है। स्टिल टेलीग्राम में फीचर्स भी बहुत है, उसमें मैक्सिमम लोगों को आप जोड़ सकते हैं ग्रुप में। स्टिल टेलीग्राम से ज्यादा व्हाट्सएप पॉपुलर हो गया, ठीक है। बिकॉज पॉपुलर होने का मतलब है कि जिसका डेटा बैंक ज्यादा है, तो डेटा बैंक ज्यादा होगा तो उसको उतना ही प्रमोशन मिलेगा। डेटा बैंक कम होगा तो आप बहुत इफेक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, फिर भी आपको उतना वेटेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डेटा का ओरिएंटेशन का वर्क है। तो फॉर दैट रीजन अब यहाँ पर जो चीज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में डिस्कस करेंगे, ये इंटायर फीचर्स ऑल आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है ना। तो सिस्क और रिस्क को फोकस किया गया है सिलेबस में, इसलिए क्योंकि इंटेल ने मैक्सिमम सिस्क बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जिस i3 i5 आप बोल रहे हैं, ऑल आर द सिस्क बेस्ड, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क बेस्ड जो आर्किटेक्चर है, ये मल्टीपल टास्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिस्क जो है वो यूनिफॉर्म टास्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन फास्ट आपका रिस्क है, ठीक है ना। इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म टास्क परफॉर्म करे तो फास्ट होगा, इसलिए रिस्क का भी इंक्लूजन अब हम सिस्क के साथ कर रहे हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन के लिए रिस्क इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द
CISC। तो नाउ इट इज जो माइक्रो प्रोसेसर जो आ रहा है उसमें रिस्क का भी ओरिएंटेशन इन्वॉल्वमेंट अवेलेबल है। तो दैट इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन। नाउ हियर देयर इज वेरियस टर्मिनोलॉजी लाइक चिप, ठीक है ना। तो चिप तो जनरल एक एक सेंटेंस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। थोड़ा सा आप फिजिक्स पढ़े होंगे, अगर मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे तो यू विल हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ चिप और सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। बिट हमने बताया था लास्ट क्लास में कि बिट इज द बिट इज द टर्मिनोलॉजी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आपका बाइनरी डिजिट है, वो बाइनरी डिजिट में बाइनरी डिजिट क्यों कहा गया है, इसलिए कि आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट है और 2 के चलते उसका बाइनरी नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया, और 0 और 1 के रूप में यूज करते हैं। बिट साइज जो अभी हम बात किए हम लोग वर्ड लेंथ, तो बिट साइज यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है कितने बिट को अरिथमेटिकल ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज करेगा एक समय में। जैसे हम लोग डिजिट कैलकुलेटर की बात करते हैं तो वहाँ 8 डिजिट, 12 डिजिट, 24 डिजिट बात करते हैं, यहाँ पर वो बिट के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। एंड वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स से एक वर्ड बनता है। अब यहाँ पर एक वर्ड में 8 बिट होता है और एक कैरेक्टर में भी 8 बिट होता है। तो 1 word is equal to 1 character is equal to 8 bits is equal to 1 byte, because 1 byte is equal to 8 bits. Why we are discussing these things? Because in measuring tendency, जब measuring use करना होगा कंप्यूटर में तो वहां पर bit is the smallest unit. Nowadays when we discuss the computer, when we discuss the quantum computer, then the smallest is the qubit. तो bit जो है उससे भी आपका smallest section आपका measurement का आ गया qubit। हाँ, क्यूबिट कितने का वो बताते हैं आपको, पावर में होगा, ठीक है, बहुत स्मॉल। वर्ड, मेमोरी वर्ड, बाइट। अब एक यहाँ पर और टर्मिनोलॉजी है निबल। तो निबल बेसिकली आपका 1 बाइट में 2 निबल होता है। निबल का मतलब है कि 4 बिट्स, 1 निबल कंटेन्स 4 बिट्स। तो अगर हम 8 बिट्स का 8 बाइट का मतलब 8 बिट्स की बात करें यानी 1 बाइट में कितना निबल होगा, 2 निबल होगा, ठीक है। तो ये मेजरिंग आपका जनरली जो जनरल कैलकुलेशन जब आप करेंगे डेटा का, जैसे आप अगर क्या कहते हैं ओएस में जब मेमोरी मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहां पर आप पार्टीशंस पढ़ेंगे। तो पार्टीशंस पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे 20K 25K लिखा रहता है। वो K stands for 1000, but that 1000 is not equivalent to 1000. That is equivalent to 2 to the power 10. तो 2 to the power 10 because बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसलिए पावर भी 2 के हिसाब से रेज होगा। तो 2 को पावर 10 दैट इज 1024, इसमें 24 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 1 मेमोरी वर्ड इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट। अब यहाँ 2 to the power 10 का मतलब क्या है एक्चुअली, 2 to the power 10 मतलब 1024। हाँ, तो 1024 बाइट्स आपका जो है किलो बाइट में, देखिए इसलिए इसमें ब्रेकअप किया हुआ है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट, जिसको 2 to the power 10 केबी लिख सकते हैं। और जब उस केबी को बाइट में बदलेंगे तो 2 to the power 20 हो जाएगा, यानी कि केबी को बाइट में बदला गया है। 1 GB अगर एमबी में बोले 1024 MB होगा, और उसी को अगर 2 का पावर में देखेंगे तो 2 का पावर 10 यानी 1024 को हम 2 का पावर 10 MB लिख सकते हैं। और जब उस MB को बाइट में लिखेंगे तो 10 और बढ़ जाएगा, यानी किलो बाइट का 10 और बढ़ जाएगा, तो 2 to the power 30 बाइट्स। ये कैलकुलेशंस में यूज होगा आपको। 1 TB उसी तरह से जीबी में 1024 बोलेंगे तो 2 to the power 10 GB, एंड अगर उसको बाइट में बोलना होगा तो 2 to the power 40 बाइट्स। तो दैट इज द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रैम आप फंडामेंटल में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर रैम जो है वो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो वॉइस इज नॉट कमिंग, माय वॉइस इज नॉट कमिंग बट योर वॉइस इज coming to me. That means there is no problem of internet. आवाज नहीं जा रहा है जी? आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ये तो बोल देते हैं कि आवाज नहीं जा रहा है। That is also, ठीक है। तो रैम आपका जो है, रैम यहाँ लिखा गया वोलाटाइल मेमोरी, बट वी हैव सर्टेन रैम विच इज स्टोर्ड, यानी कि रैम और रोम और रैम दोनों पढ़ेंगे। तो रोम इज द पर्टिकुलर मेमोरी
विच इज प्रोग्राम्ड, ठीक है ना, जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे पी रोम, रोम बायोस आप पढ़े होंगे, रोम बायोस जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बूट स्ट्रैप लोडर, यानी कि हम पढ़ेंगे हम लोग कि आपका बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जिस बायोस से आप कोई भी सिस्टम में कुछ तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो बायोस से वो सेटिंग चेंज करके आप कर सकते हैं, रोम बायोस। तो दैट इज आल्सो रैम, रोम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि दो तरह का रैम होता है यूज। मेमोरी हायरार्की जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो मेमोरी हायरार्की में आपका सबसे क्लोजेस्ट टू द सीपीयू होता है। अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे पेपर में आपसे पूछा गया कि रजिस्टर फास्ट क्यों होता है, तो हमको पता चला कोई एक ही स्टूडेंट बता पाया कि रजिस्टर फास्ट क्यों होता है। आप ही में कुछ पूछे थे, आपको क्यों फास्ट होता है कौन बताएंगे? व्हाई रजिस्टर्स आर फास्ट? बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट, यस इनबिल्ट यू कैन से, और इट इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। यू आर इनसाइड दिस क्लासरूम तो यू आर क्विकली रिस्पॉन्ड मी, बट आउटसाइड of this class whatever student available they are not responding me in a frequent manner because हमारी आवाज, हमारे मैसेज वहां तक जाने में समय लगेगा। तो आपका जो रजिस्टर्स है वो सीपीयू से क्लोजेस्ट है, तो द मेमोरी और द रजिस्टर, बिकॉज रजिस्टर इज आल्सो मेमोरी सेल, तो द मेमोरी सेल और द रजिस्टर्स व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू इज फास्टर देन द रेस्ट मेमोरी। तो सीपीयू से जैसे जैसे दूरी बढ़ता है, हायरार्की में यही पढ़ाया जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है, इसीलिए ट्रायंगल शेप देते हैं उसको। ट्रायंगल शेप देने का मतलब ये है कि उसमें हम लोग जो ब्लॉक दिखाते हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टोरेज कैपेसिटी का साइज बढ़ता है, वो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी, इनहांसमेंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड डिक्रीमेंट ऑफ द स्पीड। तो इसकी स्पीड इज डिक्रीजेज, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा, हाँ एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ दूरी कम होगा तो एक्सेस फास्ट होगा, आपका रिस्पॉन्ड फास्ट करिएगा। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जल्दी स्टैंड अप, बैठ जाओ, रिस्पॉन्ड किया फास्ट। अभी यही चीज हम बोल रहे हैं, खड़ा हो जाओ, बाहर सुनाई दिखेगा, दैट मीन्स स्टैंड अप एंड सिट डाउन, stand up and sit down. This is the particular instruction given to the Keshav Kumar, and Keshav Kumar is available inside the classroom to quickly respond occur. But if the Keshav Kumar is outside of the classroom and I am saying that Keshav Kumar stand up, so because there is no Keshav Kumar available in this classroom, so Keshav Kumar is available in the hard disk, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए रैम आपका जो है इसलिए जरूरी पड़ता है। अब रैम क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वोलेटाइल है क्योंकि ये परमानेंटली रिसाइड करेगा नहीं। अगर परमानेंटली रिसाइड करेंगे तो आपका भी ओवरलोड होकर रैम हैंग कर जाएगा। कॉपी में उतना चीज लिखे हैं, 50 पेज लिख दिए होंगे, 60 पेज लिख दिए होंगे, वो 60 पेज क्यों लिखे? नहीं लिखते, सारा चीज को मेमोरी में रखते। तो एक समय आता है कि आपको कब कौन सी पढ़े हैं वो समझ में नहीं आता, मैनेज करने में सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या किए, उसको नोटबुक में रख दिए, और एग्जाम भी आपको बोल दिया जाए कि एक ही दिन में सब पेपर का एग्जाम 1 घंटा में, यानी जितना पढ़ाई किए हैं आप साल भर वो सारे पेपर का एग्जाम हम एक बार में ले लेते हैं, तो वहां पर फिर ओवरलोडेड हो जाएंगे। अभी क्या मॉडुलर टास्किंग, आज एक पेपर का होगा, कल दूसरे पेपर का होगा, तो वो एक पेपर हम उसके नोट से पढ़ के जाएंगे और थोड़ा देर के लिए रैम को ओवरलोड करेंगे 3 घंटा के लिए, उसको रैम को थोड़ा सा फेच करके इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखेंगे। अदरवाइज अगर कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं हो, कोई स्मार्टफोन आपके पास अवेलेबल नहीं हो, या कोई नोटबुक आपके पास अवेलेबल नहीं हो, ओपन बुक सिस्टम एग्जाम नहीं हो, तो थोड़ा देर के लिए रैम में रखना पड़ेगा आपको फेच इंस्ट्रक्शन को। और अगर ज्यादा रिटेनमेंट पावर नहीं होगा तो हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के पहले रीसेट हो गया। अभी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब हो जाएगा? जब इंग्लिश पढ़ के गए और मैथ का पेपर मिल गया। तो मैथ में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपने रैम में एलोकेट किया है, फेच इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश है, अब मिल गया मैथ, तो आप बोलेंगे कि नहीं वॉकआउट करेंगे, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपके पास वही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो शेड्यूल था उसके हिसाब से इंग्लिश होना था। इंग्लिश, ये थोड़े बोलेंगे कि हम मैथ नहीं पढ़े साल भर, क्योंकि आप पढ़े, आप मैथ का दे दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन चूंकि आपके रैम में चूंकि आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, इसलिए यू आर नॉट इन ए पोजीशन, स्टिल यू आर आप इंटेलिजेंट है, आपके इंटेलिजेंस में कोई शक नहीं है,
लेकिन आपका कैपेसिटी कैपेबिलिटी कह रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ के गए हो तो इंग्लिश का पेपर देखो, मैथ नहीं देखो। मैथ देखोगे तो बुरा रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए इंग्लिश ही दिखाई देना चाहिए। तो दैट इज द पर्टिकुलर रीजन। तो रैम भी फिर दो तरह का है, डी रैम और एस रैम। जो रैम की बात हम लोग करते हैं, फेच इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी, दैट इज ऑफ डी रैम। और जो कैश मेमोरी की बात करते हैं वो एस रैम, स्टैटिक रैम। अब ये दोनों तरह के रैम में दो तरह का मैकेनिज्म यूज होता है, एक में कैपेसिटर है और दूसरा में फ्लिप फ्लॉप है। अब ये कैपेसिटर क्या है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश। आप जब पढ़ेंगे फिजिक्स तो उसमें कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो वहां पर एक सर्टेन टाइम रिफ्रेशमेंट। तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी इट आल्सो नीड सर्टेन रिफ्रेशमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। बट फ्लिप फ्लॉप इज अ टेक्निक इन विच द पर्टिकुलर प्री स्टोर्ड मेमोरी एरिया इज देयर। तो एक बीट का आपका इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर करने का कैपेसिटी होता है, इसलिए स्टैटिक रैम जो है उसको ज्यादा रिफ्रेश का जरूरत नहीं है, कोई रिफ्रेश का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्रेश का जरूरत वहां होता है जहां पर डेटा लॉस्ट होने का है। तो यहाँ पर डेटा आपका स्टोर करने का जगह है, तो वहां पर डेटा लॉस्ट होने का चांस कम है, तो रिफ्रेश करने की भी गुंजाइश वहां कोई जरूरत नहीं है, रिफ्रेश करने का कोई जरूरत रैम के साथ नहीं है। तो डी रैम यू कैन आल्सो, अभी आप इतना समझिए कि डी रैम इज फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड एस रैम इज फॉर कैश मेमोरी। रजिस्टर्स यू ऑलरेडी नो, दैट इज अलोंग विद द सीपीयू इनबिल्ट। तो सीपीयू का रजिस्टर्स, फिर आपका कैश मेमोरी एस रैम, primary memory DRAM, and the secondary memory which is used for permanently residing of the data or programs. So your program is permanently stored in the secondary memory hard disk. Whenever any request is submitted by the user, according to that request the fetch instruction is initiated, but that fetch instruction is initiated on the basis of the control signal generated by the CPU. So once the control signal generated by the CPU of the control unit through the control unit section, then after the primary memory initiate the fetch instruction job. तो प्राइमरी मेमोरी चूंकि आपका सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू का कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप दूरी से भी देख सकते हैं, दूरी बहुत ज्यादा है, गंभीर है दोनों के बीच में दूरी, तो डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी को फेच कर ही नहीं सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकता है, तो प्राइमरी मेमोरी के जरिए ही दे सकता है, ठीक है ना। अब आप कभी भी ये कोशिश भी कीजिएगा तो आपके शरीर का वो नोटबुक आपका पार्ट नहीं बन सकता है, वो हमेशा दूर ही रहेगा। तो उसको जब भी आपका इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो प्राइमरी मेमोरी बैग से ही निकालेगा बाहर, या घर जाइएगा तो बुक सेल्फ या सेल्फ में होगा, अलमीरा होगा, वहां से निकालने का कोशिश करेगा पढ़ने के लिए। तो ये चीज आपका इंस्ट्रक्शंस रैम जो है वो फेच करता है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, बफरिंग कहाँ से हो रहा है तो ऑफलाइन ऑनलाइन। तो आप भी वही काम करते हैं, रेगुलर लाइफ में भी आप भी वही करते हैं। अगर आपके बुक सेल्फ में नहीं है, आपके बैग में नहीं है, तब कहाँ जाते हैं, ब्राउजर पर सर्च करते हैं, सर्च इंजन ओपन करते हैं, वहां पर करते हैं पीडीएफ तो कहीं है अवेलेबल, ओपन किया जो डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अब पीडीएफ अगर ओपन करके पढ़ लिए तो वो आपका कंपोनेंट नहीं हुआ, डाउनलोड कर लिए तो फ्यूचर में ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आप दोनों काम करते हैं। अब अगर डाउनलोडेबल नहीं होगा तो आपको बार बार ओपन करके फ्लिप करके ही पढ़ना होगा, ठीक है ना, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ, जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कंप्लीट करने दो। तो डी रैम और रैम, नेक्स्ट इज द रोम। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो आपको कि प्राइमरी मेमोरी में कौन सा रैम यूज होता है, सेकेंड कैश मेमोरी में कौन सा रैम यूज होता है, या सीपीयू के रजिस्टर्स को जो आप यूज करते हैं वहां पर आपका जो है जो मेमोरी स्पीड फास्ट क्यों होता है। तो ये मेमोरी हायरार्की में आप फंडामेंटल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसलिए ये केवल एक टर्मिनोलॉजी के रूप में हम लोग ऐड किए यहाँ पर, ठीक है। फिर माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज द पर्टिकुलर सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर, और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, जो अभी हम लोग बात किए, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बस आएगा, और बस आपका एक्चुअली क्या है, हाँ, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर लाइंस, यू कैन से सेट ऑफ वायर्स भी बोल सकते हैं, केबल भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ केबल्स। अब ये तीन तरह का केबल यहाँ होता है, एक एड्रेस के लिए, एक डेटा के लिए, और एक कंट्रोल के लिए। यानी किसी भी तरह का कंट्रोल अगर भेजना है तो कंट्रोल बस यूज होगा, एड्रेस मूवमेंट के लिए एड्रेस बस, और डेटा इन और आउट करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन डेटा बस यूज होगा। अब यहाँ एक टर्मिनोलॉजी है फर्मवेयर। फर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये आपको फंडामेंटल में बताया गया होगा। फर्मवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच रिप्लेसेस द हार्डवेयर। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताइए।
रोम यहाँ लिखा हुआ है, जितना भी ईपी रोम, ईपी रोम, पी रोम, ऑल आर द फर्मवेयर। फ्लैश मेमोरी, ठीक है ना। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। इसमें सब फंडामेंटल में आपका पढ़ा हुआ है। दो तरह का आर्किटेक्चर यूज होगा, एक वन न्यूमन और दूसरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है ये 2 सेपरेट मेमोरी यूनिट की बात करता है, और वन न्यूमन जो है एक मेमोरी की बात करता है, और उस मेमोरी को वर्किंग मेमोरी बताता है। सिस्क प्रोसेसर मेरी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है, और रिस्क जो है लिमिटेड मशीन इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज, बाकी ट्रांसलेटर आपको बताया गया होगा फंडामेंटल में, तो ये असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेटर का जो है कंसेप्ट, और उसके बाद जो आप क्यू बेसिक पढ़ेंगे इंटरप्रेटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ऑल आर, हाँ ऑल आर रिलेटेड टू दिस। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड क्या होता है समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्लॉक स्पीड ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सर पिछले क्लास का वीडियो से यूट्यूब पे नहीं है सर। क्लास में हो ना जी। नो सर, ऑफलाइन ऑनलाइन है सर। अभी कुछ दूसरा वर्क में है, बिजी थे, हो जाएगा वीडियो अपलोड आज। तो अब तो यस सर। यहाँ तक शेयर कर देते हैं आप, इसके बाद का हम शेयर कर देते हैं। चलिए